तो मैं वेलकम करता हूं आपको प्रोफेसर पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद फ़रूक। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर मैं आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आया था आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि मेडिकल फील्ड में आपका कैसे आना हुआ? मतलब वालिदैन ने कहा कि आपको खुद शौक था। अच्छा, अगर मैं सही बात बताऊँ तो मेरे वालिदैन को बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं डॉक्टर बनूँ। और मज़े की बात ये है कि मैंने सारी ज़िंदगी डॉक्टर बनने से पहले एक ही दुआ की कि या अल्लाह ताला कभी वो दिन मुझे ना देखना पड़े कि मैं डॉक्टर बनूँ। वो क्यों सर? बिल्कुल ये मेरी दिल की दुआ थी कि मुझे डॉक्टर कभी भी ना बनना पड़े। उसकी वजह ये है कि डॉक्टरी में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। मैं डॉक्टर बना हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने वालिदैन की ख्वाहिश के ऊपर और उनकी डिमांड पूरा करने के लिए मैं डॉक्टर बना हूँ। अगर मैं डॉक्टर ना बनता तो मैं जो भी बनता शायद इस फील्ड से ज़्यादा कामयाब होता। अच्छा सर, माशाल्लाह आपने काफ़ी नाम बनाया है फैसलाबाद में, और आपका अपना हॉस्पिटल भी है। तो मुझे थोड़ी सी मैंने आपसे ये बात करनी थी कि जो आज के दौर में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जितने भी प्राइवेट मेडिकल सेक्टर है वहाँ सीट बिल्कुल खाली है, लोग अप्लाई ही नहीं कर रहे। तो उसकी वजह क्या है? देखिए, ये शायद पाकिस्तान की तारीख में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीटें खाली पड़ी हुई हैं, उनके पास एप्लीकेंट्स नहीं हैं। ओके। जैसे मैंने आपको बात बताई कि मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इसी तरह एक लंबे अरसे तक पेरेंट्स की ये ख्वाहिश रही है कि उनके बच्चे सिर्फ डॉक्टर ही बने। और उन्हें ये शायद ये समझते थे कि अगर उनका बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा तो बेरोज़गार रहेगा या इसके अलावा और पाकिस्तान में कोई फील्ड रह नहीं गया। लेकिन मेरे ख्याल में डॉक्टरी के अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं। अगर बच्चा शौक़ से वो काम करे तो एक अच्छे डॉक्टर से भी ज़्यादा कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता है। तो अभी ऐसा ऐसा लोगों को समझ आना शुरू हो गई है। उसकी वजह ये है कि मेडिकल फील्ड में अब वो बात नहीं रही। जब हम डॉक्टर बने थे उस वक्त इन रियल टर्म्स डॉक्टर्स वर द क्रीम ऑफ द नेशन। उसकी वजह ये थी कि एक तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे, उनका नामो निशान भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस होते थे और उन पे इंडक्शन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट हुआ करती थी। अब मुझे याद है कि मैंने मैट्रिक में भी पूरे फैसला बोर्ड में पोजीशन थी, क्या बात। और एफएससी में भी मैंने फैसला बोर्ड टॉप किया था। तो उस वक्त सिर्फ टॉपर्स ही मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले पाते थे। ओके। और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 80% के अराउंड आया करते थे। आजकल तो 99%, 98% एक कॉमन रूटीन है। तो इतनी हाई परसेंटेज पे आपको दाखिला मिलता था। उसके बाद फिर जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की नर्सरी बनी और देखते ही देखते प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं उनकी भरमार होने लगी। यही सब बच्चे जब मार्केट में आए तो इन्हें जॉब्स नहीं मिल रही। अब आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। प्राइवेट जो गवर्नमेंट जॉब्स तो आपको पता बिल्कुल ना होने के बराबर है। प्राइवेट जॉब्स उससे भी कम है। और जब एक यंग डॉक्टर आता है मार्केट में, उसे पता नहीं चलता कि उसने क्या करना है, जॉब मिल नहीं रही, इतनी स्किल्स उसके पास है नहीं कि मार्केट में अपना नाम बना सके। सर मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि एजुकेशन में भी फ़र्क आया है? आपके दौर की एजुकेशन और इस दौर की एजुकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है? बिल्कुल है। देखिए, बात यह है कि जब टॉपर्स ज्वाइन करते थे मेडिकल एजुकेशन को, तो वो टॉपर्स ही ने मेडिकल फील्ड का नाम बनाया हुआ था। अब चूँकि इंडक्शन रेशियो जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। पहले 80% वाला इंडक्ट होता था, अभी 60% वाला भी इंडक्ट हो सकता है। तो ज़ाहिर बात है एजुकेशन में फ़र्क आएगा। जब आपका स्टूडेंट ही नालायक है तो आप बहुत ज़्यादा उसे नहीं पढ़ा पाते। वो नालायक है, उसकी पिकिंग पावर ही कम है, उसकी बैकग्राउंड बहुत पुअर है, तो इससे फिर ओवरऑल मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेशन आई। फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कुछ अपनी मजबूरियाँ हैं। उन्होंने पेरेंट्स को रिजल्ट दिखाना है कि आपके बच्चों को हमने पढ़ाया है, लिखाया है और इसने टॉप किया है। अगर वो टॉप करने के काबिल नहीं भी है तो वो टॉप कर रहा है। और जो बंदा पास होने के काबिल नहीं है वो पास हो रहा है, डॉक्टर बनी जा रहा है। जी, वो डॉक्टर बनता जा रहा है। और उन्होंने तो हाउस जॉब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली हुई। वो कहते हैं कि हमने बच्चे को पढ़ा दिया 5 साल, अब ये जाए खुद ही से हाउस जॉब ढूंढे, खुद ही से जॉब ढूंढे,
अब इसकी हेडेक है, अपना क्लिनिक खोले, जो भी करे, हमारी तरफ से फारिग है, हमें हमारी पेमेंट दे दे जो कि करोड़ों में बनती है, और हमने आपके बच्चों को डॉक्टर बना दिया, बाकी वो फील्ड में जाएगा, धक्के खाएगा, बहुत सारे पेशेंट मिल जाते हैं, उनके ऊपर तजर्बात करेगा और सीखता जाएगा। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा वर्सनिंग हुई है इसमें। सर मेरे मेरे आप माशाल्लाह फैसलाबाद के अच्छे डॉक्टर हैं, माने बने डॉक्टर हैं, और बड़ा ही नाम बनाया आपने बड़े शॉर्ट टाइम में। तो आप यंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के साथ? देखिए, इसमें नो डाउट कि मेडिकल एजुकेशन में एक बैकग्राउंड नॉलेज और थ्योरी की इम्पोर्टेंस है। अगर कोई बच्चा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाया या उसे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया गया, वो थ्योरी में और बैकग्राउंड नॉलेज में अगर वीक भी है, तो इन चीज़ों को वो मार्केट में आके प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कंपनसेट कर सकता है। अब कंपनसेशन का तरीका क्या है? प्राइवेट प्रैक्टिस में नाम पैदा करने के 3-4 मोटे मोटे फार्मूलाज हैं, और मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मेडिकल एजुकेशन में हमसे बहुत आगे थे, उनका शुमार टॉपर्स में था और पढ़ाकू बच्चे शुमार होते थे, वो प्रैक्टिकल लाइफ में फेल हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि वो पेशेंट के ऊपर सारी की सारी बुक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बुक को आपने पढ़ना ज़रूर होता है, लेकिन इंटरप्रेट आपने खुद ही करना है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, अगर आप पेशेंट के साथ सिंसियर हैं, लॉयल हैं और पेशेंट के साथ सिंपैथेटिक हैं, तो पेशेंट आपकी जान नहीं छोड़ता। वो दिन को भी आपको तंग करता है, रात को भी आपको तंग करता है, और पेशेंट को आपने साथ लेके चलना होता है। ऐसे डॉक्टर जिनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही, अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेशेंट के साथ एक अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप कर ले, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें उनके पास अपॉइंटमेंट के लिए टाइम मिलेगा। वो इतने ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। सिर्फ आपने अपने पेशेंट के ऊपर तवज्जो देनी है, अपने पेशेंट की डिजीज़ के ऊपर फोकस करना है, उसका प्रॉपर डायग्नोज करें और ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करें। इसमें एक बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी नज़र आपके पेशेंट की जेब के ऊपर होगी, तो पेशेंट आपके पास कभी भी नहीं क्या आएगा। बात, क्या बात। अगर आपका फोकस आपका पेशेंट होगा, आपकी प्रायोरिटी आपका पेशेंट होगा, तो पेशेंट कहीं जाएगा ही नहीं। क्या और आपकी बहुत सारी इन एक्सपर्टीज़ को, इन कॉम्पिटेंसीज़ को वो इग्नोर कर देगा। क्या बात। और एक बात और याद रखने वाली है, मैंने अपने 20 साल कैरियर में एक चीज़ सीखी है कि पैसा हमेशा आता है मुफ्त का काम करने में। जब आप मुफ्त का काम करते हैं तो पैसा आपके पास बेतहाशा आता है, लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप नया नया क्लिनिक स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपकी खाला आपसे इलाज करने आएगी, फिर आपकी फुफ्फू आएगी, फिर आपका मोहल्लेदार आएगा, फिर आपका फलाना दोस्त आएगा। वो सारे यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि डॉक्टर साहब हमसे फ़ीस नहीं लेंगे। अगर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनसे फ़ीस ना लें, तो उनसे फ़ीस मत लें। क्या बात है। और पेशेंट के माइंड को रीड करें। अगर वो मुफ्त के चक्कर में आया है, उसकी रिस्पेक्ट करें, और उसी तरह रिस्पेक्ट करें जिस तरह एक फ़ीस देने वाले पेशेंट की आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जो मुफ्त वाले पेशेंट होंगे, बेसिकली वो ही दूसरे पेशेंट आपके पास लेके आएंगे। क्या बात है। मार्केट मैं इसको कहते हैं market आज से 20 साल पहले जब मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की, तो उस वक्त थोड़े बहुत पैसे पेशेंट से लिया करते थे। उसमें भी मुझे अच्छे तरीके से याद है, जिस दिन मैं फ्री कैंप लगाया करता था, उस दिन मेरी इनकम बहुत ज़्यादा होती थी जिस दिन मैं फ़ीस लेके पेशेंट को चेक करता था। उसकी वजह ये है, फ्री कैंप पे थोड़े बहुत पैसे लेते थे, पेशेंट की शुगर चेक कर ली, पेशेंट को नुस्खा लिख दिया, और उस दिन रश ज़्यादा होता था और रूटीन डे से ज़्यादा इनकम होती थी। तो वो ज़िंदगी का मचोर आपने पकड़ लिया। और दूसरा ये है कि अगर आपके क्लिनिक के बाहर 40 पेशेंट बैठे हुए हैं, उन 40 में से 20 पेशेंट फ़ीस नहीं भी दे रहे, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। जो फ़ीस नहीं भी दे रहे, अगर आप सिद्के दिल से सिंसियरिटी के साथ उनका इलाज कर रहे हैं, तो ना सिर्फ दो दवाएँ देते रहेंगे आपको, जिससे आपके काम में और बरकत पड़ेगी, बल्कि वही तो पेशेंट होंगे जो कि बेसिकली आपका आउटकम है। तो बात करने का मकसद ये है कि प्राइवेट प्रैक्टिस में सक्सेसफुल होना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप कंसिस्टेंसी के साथ, प्योरिटी के साथ, सिंसियरिटी के साथ लगे रहें, अपने पेशेंट को रिस्पेक्ट दें। अगर आपका पेशेंट आपको रात को 3 बजे कॉल करता है, उसे कोई तकलीफ़ है तो कॉल कर रहा है ना, बिल्कुल शौक से तो कोई तंग नहीं कर रहा। अपने पेशेंट के साथ बंधे रहें। क्या बात। आपका पेशेंट प्राउड हो कि मैं फ़लाँ डॉक्टर का पेशेंट हूँ,
क्या? और मैं रात को 4 बजे भी इसे कॉल करता हूँ तो वो उठ के मेरी बात का जवाब देता है और मुझे गाइड करता है और मेरी तकलीफ़ का ख्याल रखता है। क्या बात। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे आप कभी भी ये हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेसफुल ना हो। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि इतनी बड़ी वजह क्या होगी कि लोगों ने मेडिकल फील्ड छोड़ दी? देखिए उसकी बड़ा वजह यही है, सेचुरेशन है और हमने खुद से मेरिट को पामाल किया। ओके। मेडिकल फील्ड जो कि टॉपर्स का फील्ड था, हमने बैक बेंचेस को भी मेडिकल फील्ड में ठूंस दिया, ओके। जिसकी वजह से अब मेडिकल फील्ड में वो चार्म नहीं रहा। ओके। क्योंकि फील्ड हमेशा बनता है उसके बनाने वालों से। अगर टॉपर्स किसी फील्ड को लेके चलेंगे तो जाहिर बात है दैट विल बी द क्रीम ऑफ द नेशन, और अगर उसमें बैक बेंचेस आ जाएंगे तो वो फील्ड जो है स्पॉइल हो जाएगा। इसकी बेसिक वजह ही ये है कि आपने मेरिट का ख्याल नहीं रखा और आपने मेरिट का कत्लेआम किया आज से कोई 15-18 साल पहले, जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुले। ओके। जब आप 80% से 60, अभी तो बल्कि 50% पे ले आए हैं उसे, और 50% पे लाने के बावजूद भी एप्लीकेंट्स आपके पास मौजूद नहीं हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और जो आपने बात की अपने पेशेंट को लेके, वो बहुत कम डॉक्टर होते हैं जो इस चीज़ को लेके बात करते हैं। लोग तो फ़ोन ही नहीं उठाते, डॉक्टर बहुत कम डॉक्टर हैं जो अपने पेशेंट का फ़ोन उठाएं। अव्वल तो क्लिनिक टाइम ही नहीं उठाते, तो डॉक्टर साहब 4-5 बजे भी फ़ोन उठा लेते हैं। और बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे दिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।